अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की एक्सटेंशन की खबरें गुज़श्ता कई रोज़ से सियासी, सहाफ़ती और हत्ता के अस्करी हलकों में ज़ेरे गर्दिश हैं। इस पर क्यों बात हो रही है और इस पर चहमगोइयाँ क्यों हैं, कयास आराइयाँ क्यों की जा रही हैं, कुछ अफवाहें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, क्या वजूहात हैं, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से बार बार ये सवाल हो रहा है कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो बतौर DGISI अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और DGISI डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्टिंग होता है, तो उनसे सवाल हो रहा है कि क्या उनको एक्सटेंशन दे दी गई है, क्या उनकी जो मुद्दत मुलाजमत में है उसमें तोसी हो गई है। तो इस पर वो ना तो तस्दीक कर रहे हैं ना ही तरदीद कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम खबर में एंकर महर बुखारी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि DGISI की एक्सटेंशन का मामला कौमी सलामती का मामला है और इस पर वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। यानी उन्होंने एक बार फिर से ना तो ख़बर की तस्दीक की है कि एक्सटेंशन हुई है या नहीं हुई और ना ही तरदीद की है। और जहाँ पे ख़बर की तस्दीक या तरदीद ना हो वहाँ पर किसी बात को दुरुस्त ही तस्लीम किया जाता है। यानी इससे ये लगता है कि एक्सटेंशन हो गई है। और इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि दो तरह की तारीखें सामने आ रही थी। हमारी मालूमात के मुताबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के ओहदे की मियाद जो है वो 11 तारीख को ख़त्म हो गई है, 11 सितंबर को, जिसके बाद ये बताना ज़रूरी था कि उनके ओहदे यानी मुद्दत मुलाजमत के अंदर तोसी हुई है या नहीं हुई, वो कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ लोगों की राय यह है कि नहीं, वो 13 सितंबर को, कतई नज़र इस बात से कि वो 11 है या 13 है, आज जब हम बात कर रहे हैं तो 15 सितंबर है, यानी दोनों ही तारीखें गुजर चुकी हैं। यानी उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है प्रैक्टिकली वो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ही हैं। अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है तो वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी मज़ीद कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं वो। ज़ाहिर है कोई ना कोई ऐसी गुंजाइश निकाली गई है जिसमें उनकी मुद्दत मुलाजमत को एक्सटेंड किया गया है। अब वो चंद रोज़ के लिए किया गया है, चंद महीने के लिए किया गया है, कि जिस तरह बताया जा रहा है कि 1 साल के लिए किया गया है। ये सब इसकी तस्दीक कोई नहीं कर रहा है, ना ये खबर आ रही है, ना तो ISPR ने कोई नोटिफिकेशन इशू किया है, ना ही अस्करी ज़राए से कोई खबर इशू की गई है, ना ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये नोटिफिकेशन आया है। क्योंकि अल्टीमेटली तो प्राइम मिनिस्टर ने इसकी तौसीक करनी है और नोटिफिकेशन इशू करना है। उसके बाद DGC हैं मेजर जनरल फैसल नसीर। ज़ाहिर है अगर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम रहते हैं तो कभी इम्कानात इस बात के हैं कि DGC मेजर जनरल फैसल नसीर। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि नदीम अंजुम साहब की मुद्दत मुलाजमत तो ख़त्म हो रही है, यानी वो अपना टेन्योर मुकम्मल कर रहे हैं मुलाजमत का, लेकिन फैसल नसीर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी बाकी है और तकरीबन 3 साल का टेन्योर उनका रहता है। यानी किसी भी जगह पर जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है कम से कम तो 3 साल तक की अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद आपकी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि उनको तो कल भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिल सकती है या उनको प्रमोशन मिल सकती है, प्रमोशन बोर्ड हो सकता है, लेकिन नदीम अंजुम साहब को घर जाना है। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की कि वो इसके ऊपर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। मैं ज़रा इख्तियारात की तरफ आता हूँ और फिर इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं तरमीम के बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, वो क्या है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कौमी सलामती का मामला है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि शख्सियात कौमी सलामती के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे अस्करी इदारे हैं, मुसल्लह अफवाज हैं, पाक फ़ौज है, उसमें एक सिस्टम मौजूद है और हम उस सिस्टम पे बिलीव रखते हैं जहाँ पे जज़ा और सज़ा का निज़ाम भी मौजूद है, एहतसाब का निज़ाम भी बहुत कड़ा है, प्रोसेस है, और हम इस पर यकीन रखते हैं कि मुल्क में अगर कोई इदारा है, कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो पाक फ़ौज है। अब उस सिस्टम के तहत हर ऑफिसर बड़ा कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, यानी हमें इसमें भी कोई शक नहीं है कि नदीम अंजुम साहब के बाद जो DGISI आएगा वो बड़ा कॉम्पिटेंट होगा। मतलब अगर ये कहा जाए इन द प्री टेक्स्ट ऑफ टेररिज्म के मुल्क में दहशत गर्दी के ख़तरात हैं, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात लाक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नदीम अंजुम साहब बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ उन्होंने भरपूर जंग का ना सिर्फ इरादा किया है बल्कि ये जंग इसमें कामयाबी भी पाकिस्तान को नसीब हो रही है कि जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन साथ ही हम ये भी यकीन रखते हैं कि उनके बाद जो भी आएगा वो भी उतना ही कॉम्पिटेंट होगा, वो भी उतना ही मुस्तनद होगा, वो भी उतना ही बेहतरीन ऑफिसर होगा, क्योंकि पाक फ़ौज के अंदर एक सिस्टम है और उस सिस्टम के ऊपर आवाम को एतमाद भी है। फिर ये कहना कि कौमी सलामती का मामला है तो किसी को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए और किसी के एक्सटेंशन देने से ही कौमी सलामती का मामला जो है उसको कौमी सलामती को ख़तरात लाहक नहीं होंगे, तो हमारी जो तारीख़ है वो बड़ी तल्ख़ है। और उस तारीख़ के अंदर हम ये देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने अशफाक परवेज़ कियानी को एक्सटेंशन नहीं दी,
नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। नवाज शरीफ साहब उस वक्त पार्लियामान में मौजूद नहीं थे जिस वक्त जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी गई। नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत को भी एक्सटेंशन नहीं दी थी, और नवाज शरीफ का कसूर ये था कि उन्होंने इन ऑफिसर्स को एक्सटेंशन नहीं दी थी, तो अल्टीमेटली ही हैड टू फेस द म्यूजिक, उनको घर जाना पड़ा था और वक्त के वजीर आजम को बार बार रुसवाई का सामना रहा। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि शख्सियात की एक्सटेंशंस या तौसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर वो तौसी की इंडोर्समेंट नहीं मिलती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर इतना कमज़ोर है कि उन शख्सियात के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी तल्ख सियासी तारीख देखी है, और इस तल्ख सियासी तारीख में हमें यही दिखाई देता है कि कभी मेमो गेट आ जाती है, कभी डॉन लीक्स आ जाती हैं, और मेमो गेट या डॉन लीक्स की पादाश में मुंतखब वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ता है। और कमो पेश कुछ ऐसा ही मामला, खैर चेयरमैन पीटीआई के यहाँ तो मामला तो और भी बहुत सारे थे, वो तो एक्सटेंशन देने तक को राज़ी थे, लेकिन इदारे यहाँ तक यानी लबालब भर गए थे, जिसे कहते हैं ना नक्को नक आ जाना पंजाबी में, तो वो नक्को नक आए हुए थे, उसका मामला कुछ और था। लेकिन नवाज शरीफ साहब के यहाँ जो मामला है, जितनी बार हमने उनकी हुकूमत को जाते यानी उनको बतौर प्राइम मिनिस्टर घर जाते हुए देखा है, तब तक तौसी का मामला जो है आया हुआ था। और हम 12 आपको बता चुके हैं कि परेड ग्राउंड के अंदर राहील शरीफ साहब अपेरेंटली तो उस जीप को ड्राइव करते हुए आते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें बैठकर भी वो कान में प्राइम मिनिस्टर के यही कह रहे होते हैं, हाँ भी एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है। और जब एक्सटेंशन ना देने की बात होती है तो डॉन लीक्स जैसा ड्रामा निकाल दिया जाता है। खैर आज वही नवाज शरीफ जिसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गो हेड मिल रहा है, ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, जिसको फिर लोग डील कह रहे हैं या ढील कह रहे हैं, जिसके तहत वो वतन वापस आ रहे हैं, और प्लान ये है कि वो जो ग्रैंड रीसेट है उसके मुताबिक हालात को 2017 के ऊपर वापस लेके जाया जाना है। और यही उनका मुतालबा भी था कि मामलात को वहीं लेकर जाया जाए जहां 2017 में आपने मुझे घर भेजा था और आवाज़ सुनने को मिली थी कि मुझे क्यों निकाला। खैर अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात क्या है? नंबर 1 ये कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास वो लेजिटिमेसी नहीं है जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के पास होती है। वो अवामी मैंडेट लेकर आता है, ज़ाहिर है उसका एक प्रोसेस है, तरीक़ाकार है। अवामी वोटों से आने वाले लोग जो पार्लियामान में होते हैं, जिनकी अक्सरियत होती है, वो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं, यानी अल्टीमेटली उसका जो सोर्स ऑफ पावर है वो अवाम होती है। अनवारुल हक काकड़ साहब का जो सोर्स ऑफ पावर है वो पावर्स दैट बी हैं, यानी कंसर्न क्वार्टर्स हैं, ताकतवर हल्के हैं। और अगर केयर टेकर हुकूमत को कठपुतली हुकूमत कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि ये कौमी सलामती का मामला है और मैं इस पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करूँगा। अब शायद ये उसी इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम को रेफ़र कर रहे हैं जिसमें उनके इख्तियारात एक मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात के बराबर किए गए। अब इसके ऊपर भी जो हमारी राय है या मालूमात है उसके मुताबिक काफ़ी वावेला हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, रज़ा रब्बानी साहब तो बिल की कॉपी तक फाड़ के पार्लियामान के फ्लोर से वॉकआउट कर गए थे। तो उसमें हमें यह बताया गया था कि यहाँ तक इख्तियारात यानी इलेक्टेड हुकूमत के बराबर इख्तियारात नहीं बढ़ाए गए, बल्कि यहाँ तक इख्तियारात बढ़ाए गए हैं कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो इकोनॉमिक डोमेन में कुछ ऐसे डिसीजंस कर सके या बायलैटरल एंगेजमेंट्स के अंदर एंगेज हो सके, IMF के साथ मामलात हो सकें, जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं उनके साथ कुछ जो मामलात हैं वो डिस्कस हो सके। ये इकोनॉमिक डोमेन के अंदर रहते हुए हमने इख्तियारात बढ़ाए हैं। क्या ये ऐसे इख्तियारात भी है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर दे? अभी कल ही की बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनवारुल हक काकड़ साहब को लिख के भेजा है कि कैबिनेट के अंदर आप ज़रा ध्यान रखें कि जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, और रेफ़र किया फवाद हसन फवाद की अपॉइंटमेंट को कि वो लोग जिनकी कुछ सियासी वाबस्तगियाँ हैं उनको निगरां काबीना से दूर रखा जाए। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बंधे हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के कि उनसे पूछे बगैर या उनको बताए बगैर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। अब किसी डिपार्टमेंट के अंदर भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना आसान नहीं है, नहीं हो सकती। और पाक फ़ौज जैसे इदारे में इतनी हसास पोजीशन के ऊपर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला नहीं है, वो तो उनका अपना एक प्रोसेस, एक सिस्टम मौजूद है। लेकिन यहाँ पे किसी की एक्सटेंशन का मामला है, तो मुझे नहीं समझ आती कि वो किन इख्तियारात की बात कर रहे हैं। क्या उन इख्तियारात की बात कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास नहीं है, और अखलाकी तौर पर भी उनके पास ऐसी लेजिटिमेसी मौजूद नहीं है कि वो किसी को एक्सटेंशन दे सकें? तो फिर अनवारुल हक काकड़ साहब ना तो ख़बर की तस्दीक करते हैं ना तरदीद करते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितने बाइख्तियार हैं या उनका इख्तियार असल में कहाँ से आ रहा है, या जो वो डिसीजंस ले रहे हैं उन डिसीजंस का सोर्स ऑफ पावर क्या है। तो इससे खासी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन साथ ही इससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे फैसले करना आसान है, और इस सिस्टम से पहले जो लोग रास्ता देकर गए हैं वो रास्ता भी केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए इसलिए बना के गए हैं ताकि उनकी राह में कोई रुकावट हायल ना हो। उनकी राह में, उनसे मुराद वो हैं जिनकी राह में
कोई रुकावट हायल ना हो कानूनी और आइनी फ्रंट के ऊपर। अब सादा सी बात यह है कि अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी कोई बात नहीं हो रही, लेकिन आने वाले दिनों में आपको एक खबर मिल जाएगी कि नदीम अंजुम साहब को 1 साल की तौसीह दे दी गई है और जो DGC हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, वो भी इस मामले इस ओहदे पर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब कुछ इतलात ये है कि 1 साल की एक्सटेंशन हो गई है, लेकिन क्योंकि अभी तक कि इसमें कन्फ्यूजन है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम भी कुछ सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि कमोबेश 6 महीने की एक्सटेंशन तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो इसलिए देनी पड़ेगी कि जब तक केयर टेकर सेटअप मौजूद है उसके बाद ये एक जवाज़ बनाया जाएगा कि जब कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा या इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये फैसला करेगा कि DGISI कौन होगा या DGISI को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। खैर, नवाज शरीफ साहब से मुतालिक तो ये बात क्लियर है कि वो एक्सटेंशंस देने के हक में नहीं है और ना ही वो इस मामले को इंडोर्स करेंगे जब वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अभी इसलिए उनको सूट करता है कि नैरेटिव भी उनके खासा हक में होगा कि भी अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है या फैसला साज कुव्वत तो वो नहीं है, अभी तो हो जाएगा। जब वो आ जाएंगे बतौर प्राइम मिनिस्टर चार्ज ले लेंगे तो फिर वो किसी को अपॉइंट भी कर देंगे। तो तब तक हालात को यानी स्टेटस को बरकरार रखना मकसूद है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।